प्रिय दर्शकों नमस्कार। स्वागत है आप सबका। आज के वीडियो में हम देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये प्रश्न पूर्णतः NCERT पाठ्य सामग्री पर आधारित है। आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी प्रतियोगी परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स हैं, तमाम परीक्षाएं जो हैं मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की, राजस्थान, गुजरात, बिहार, उन सभी स्टेटों में इससे संबंधित भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे, आप लोग के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, इतिहास का अध्ययन किन विषयों को जानने में सहायता करता है? तो हम सभी जानते हैं इतिहास को पढ़ने में हमें क्या क्या चीज़ की, लोगों की संस्कृति को जानने में हमें पता चलता है, धर्म संबंधित समझ विकसित करने में, सामाजिक व्यवस्था को जानने तथा समझने में, उपर्युक्त सभी। तो इतिहास का अध्ययन करने से हमें इन सभी बातों का पता चलता है। इन सब जो पॉइंट हैं, इन सभी पॉइंटों को समझने में हमें इतिहास का अध्ययन करने से ये हमें सभी बातें समझ में आती हैं। इतिहास का अध्ययन न सिर्फ लोगों की संस्कृति को जानने में बल्कि धर्म संबंधित समझ विकसित करने के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था को जानने समझने में भी मदद करता है। उपर्युक्त सभी विकल्प इसका सत्य है। अगला प्रश्न है, अतीत का अध्ययन हमें क्या क्या सिखाता है? अतीत से वर्तमान और भविष्य तक का सबक, उन गलतियों की दोहराव से बचना जिनसे समूल मानव जाति संकट में पड़ती है, समरसता, शांति व समृद्धि को बढ़ाना, आज की परिस्थितियों को बेहतर ढंग से समझना। तो ये सभी बातें जो है हमें अतीत का अध्ययन सिखाती है। इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। इसका व्याख्यात्मक हल हम देख लेते हैं। अतीत गलतियों को दोहराव से बचाता है तथा परिस्थितियों को बेहतर बनाता है। यह समरसता, शांति व समृद्धि को भी बढ़ाने में मदद करता है। अतः कहा जा सकता है कि अतीत वर्तमान व भविष्य का सबक है। उपर्युक्त सभी विकल्प अतीत के अध्ययन के संबंध में प्रासंगिक है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, कालांतर में भारत आने वाली प्रजातियों के समुच्चय का चयन करें। प्राक आर्य, यूनानी, अमेरिकन शक, तुर्क, हूण शक, प्राक आर्य, हिंद आर्य, यूनानी, तुर्क, यूनानी, रोमन, अफ्रीकन आर्य, चीनी, रोमन, अफ्रीकन, अमेरिकन। तो सबसे पहले भारत में आने वाली, कालांतर में आने वाली प्रजातियों का जो हमें क्रम सही बताना है कि सबसे पहले कौन आए थे। तो इसका जो बी ऑप्शन है ये सही है। कालांतर में भारत में अनेक विदेशी प्रजातियां आईं, जिनमें बहुत सी प्रजातियां ने भारत में अपना घर बनाया, जो क्रमवार निम्न है। सबसे पहले प्राक आर्य आए, उसके बाद हिंद आर्य, फिर यूनानी, तुर्क, हूण और शक। शक सबसे बाद में आए। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष नाम किस प्राचीन वंश के नाम पर पड़ा है? आर्यवंश, सूर्यवंश, दशरथ वंश, भरत। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, भरत वंश इसके नाम पर पड़ा है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5वां, इंडिया नाम किस भाषा के सबसे नज़दीक है? अरबी, फारसी, अरबी,
यूनानी, संस्कृत। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। इंडिया यूनानी भाषा के सबसे नज़दीक है, ना ही फारसी, अरबी या संस्कृत, सबसे नज़दीक है। आपको समझ आएगा कि हो सकता है ये संस्कृत के सबसे नज़दीक है, प्रश्न में अगर आए तो आप इसको समझेंगे, लेकिन ये नहीं है दोस्तों। इसका सही आंसर रहेगा यूनानी, ऑप्शन नंबर सी। हिंदू शब्द संस्कृत के सिंध शब्द से निकला है। किस शब्द से निकला है? संस्कृत के सिंध शब्द से निकला है। कालक्रमेण यह देश इंडिया नाम से मशहूर हुआ है। इंडिया नाम यूनानी पर्याय के नज़दीक है। यह फारसी और अरबी भाषाओं में हिंद नाम से विदित हुआ है। तो इंडिया, जो इंडिया नाम है, ये यूनानी शब्द से निकला है, और हिंदू शब्द कहाँ से निकला है? संस्कृत के सिंध शब्द से निकला है। अगर हिंदू की पूछे तो संस्कृत के, और इंडिया पूछे तो यूनानी के। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6। ईसा पूर्व तीसरी सदी में लगभग देश भर की लिंगुआ फ्रैंका संपर्क भाषा बनकर कौन सी भाषा सामने आई? ये लिंगुआ फ्रैंका जो है ये प्राकृत भाषा संपर्क भाषा बनकर सामने आई ईसा पूर्व की तीसरी सदी, यानी 300 ईसा पूर्व की लगभग। ईसा पूर्व की तीसरी सदी में प्राकृत भारत भाषा ने देश भर में लिंगुआ फ्रैंका शब्द संपर्क भाषा का कार्य किया। ईसा पूर्व तीसरी सदी के बाद यह स्थान संस्कृत ने ले लिया। उसके बाद किसने लिया? संस्कृत ने ले लिया। ईसा पूर्व तीसरी सदी के बाद, प्राकृत के बाद संस्कृत ने इसकी स्थान ले लिया और देश के कोने कोने में राजभाषा के रूप में प्रचलित हुई, जिसका प्रभाव गुप्त काल तक रहा। संस्कृत ईसा की तीसरी सदी के बाद संस्कृत भाषा का देश के कोने कोने में प्रचलन हुआ, और गुप्त काल तक ये संस्कृत भाषा हमारे देश में कोने कोने में विकसित रही। अगला प्रश्न देखते हैं। द वंडर दैट वाज इंडिया नामक पुस्तक किस इतिहासकार की है? तो ये है A.L. वासम। ये A.L. वासम की है ये पुस्तक, द वंडर दैट वाज इंडिया। द वंडर दैट वाज इंडिया के लेखक ब्रिटिश इतिहासकार A.L. वासम है। इन्होंने अपनी पुस्तक में भारतीय समाज का गहन अध्ययन करते हुए कहा कि प्राचीन विश्व के किसी भी अन्य भाग में मनुष्य के बीच और मनुष्य तथा राज्य के बीच संबंध इतने अच्छे और मानवोचित नहीं जितने कि भारत में हैं। A.L. वासम ने ये कहा है कि जितने भारत में मनुष्य के बीच संबंध अच्छे हैं उतने विश्व के किसी भी भाग में नहीं है। द वंडर दैट वाज इंडिया नामक पुस्तक में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 8वां। निम्नलिखित विकल्पों में से पुराण के अनुसार इतिहास के विषयों को सही कालक्रम में सजाना है, मिलाना है, सही क्रम में मिलाएं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है सर्ग, समय की आवृत्ति, प्रतिसर्ग, दृष्टि का प्रत्यय। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब इसको इसमें से भी मिलाना है। ये मनवंतर, सृष्टि की उत्पत्ति, वंशानुचरित और चुने हुए पात्रों की जीवनियाँ। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, इसका ए का 3, बी का 2 और सी का 1 और डी का 4। पुराणों के अनुसार इतिहास के विषयों को मुख्यतः 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। सर्ग को कैसे? सृष्टि की उत्पत्ति, सर्ग को सृष्टि की उत्पत्ति से। प्रतिसर्ग सृष्टि की प्रत्यावर्तन एवं प्रतिविकास से। मनवंतर समय की आवृत्ति, वंश, राजाओं और ऋषियों की वंशावली। इस तरह से ये इसका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के बारे में भारत की सीमाओं से बाहर भारत के इतिहास को लिखने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था? भारत की सीमाओं की बाहर, भारत के बाहर
इतिहास को लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? तो ये है किया है यूनानियों ने। यूनानियों ने भारत की सीमाओं के बाहर भारत के इतिहास को लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किया था। जब हम प्राचीन भारत के बारे में भारत की सीमाओं से बाहर लिखे गए इतिहास पर नज़र डालते हैं तो हमें पता चलता है कि इस दिशा में सबसे पहला प्रयास यूनानी लेखकों का है, जिसमें उल्लेखनीय है हेरोडोटस, निरियाकस, मेगस्थनीज, प्लूटार्क, एरियन, स्ट्रैबो, प्लिनी और टालमी। ये सभी यूनानी लेखक हैं और इन्होंने ही भारत की सीमाओं से बाहर भारत के बारे में लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किया था। अगला प्रश्न देखते हैं हम। किस यूनानी इतिहासकार ने भारतीय इतिहास का गहन रूप से अध्ययन किया है? तो मेगस्थनीज ने, जो यूनानी इतिहासकार था, इसने हमारे भारतीय इतिहास का गहन रूप से अध्ययन करने में इसने सबसे ज़्यादा रुचि दिखाई है। इतिहास लेखन की दृष्टि से मेगस्थनीज को छोड़कर ये सभी यूनानी इतिहासकारों ने सही अर्थों में केवल सीमांतिक रूप से भारत को स्पर्श किया। उसका सरोकार अधिकांशतः भारत के उत्तर पश्चिमी भागों और प्रधानतः उन क्षेत्रों से रहा जो फारस, पर्सिया और यूनान के क्षत्रपों के राज्य के भाग थे अथवा सिकंदर का अभियान था। इन सभी ने सीमा के अंतर्गत जो शासन राज्य आते थे उनका ही अध्ययन इन लोगों ने किया, हेरोडोटस और निरियाकस, एरियन ने। और गहन रूप से जो अध्ययन किया है वो किया है मेगस्थनीज ने। इसका ऑप्शन नंबर बी, जो यूनानी लेखक था मेगस्थनीज, इसने सर्वाधिक मात्रा में भारत के बारे में लिखा है। अगला प्रश्न देखते हैं। मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक में भारत के 7 वर्गों में विभाजित किया है। मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक में भारत को कितने वर्गों में विभाजित किया है? 7 वर्गों में। तो इसका देख लेते हैं हम सही से प्रश्न। ये है साथियों, ये प्रश्न नंबर 11। मेगस्थनीज की पुस्तक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन क्या है? मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। और दूसरा है, कथन क्या है दूसरा, कि मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक को कितने भागों में विभाजित किया है? 7 वर्गों में। मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक को 7 वर्गों में विभाजित किया है। तो इसको बताना है कि ये दोनों प्रश्न कैसे हैं। केवल 1, केवल 2, 1 और 2, ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है कि 1 और 2 दोनों इसके कथन जो है वो सत्य हैं। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। जो मेगस्थनीज है ये यूनानी राजदूत था और ये मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसकी पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। हालांकि इंडिका पुस्तक आज मौजूद नहीं है। इंडिका के बारे में अगर मार्केट में हम जाएंगे लेने तो ये मिलेगी नहीं, क्योंकि ये मौजूद ही नहीं है आज। लेकिन हमें इस पुस्तक की बातों का पता डायोडोरस, स्ट्रैबो और एरियन के लेखों में शामिल अनेक उद्धरणों से इसका पता चलता है। तो मेगस्थनीज की जो इंडिका है वो अभी वर्तमान में मौजूद नहीं है पुस्तक के रूप में, लेकिन इस पुस्तक का पता हमें डायोडोरस, स्ट्रैबो और जो एरियन हैं यूनानी लेखक, इनके लेखों में शामिल अनेक जो उद्धरण हैं उससे पता चलता है कि मेगस्थनीज एक लेखक की जो पुस्तक है इंडिका, उसके बारे में इनके लेखकों से हमें पता चलता है। भारतीय समाज और सामाजिक व्यवस्था पर बहुत अच्छी समझ नहीं थी, क्योंकि मेगस्थनीज ने लिखा है कि भारतीय समाज 7 वर्गों में पर आधारित था। भारतीय समाज 7 वर्गों पर आधारित था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। तो ये कथन है और ये
दिया गया है। ये दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, बाल्टियर ने लिखा कि मिस्रवासियों, यूनानियों और रोमनों का मिथक विज्ञान और सृष्टि मीमांसा ब्राह्मणों के सिद्धांतों से उधार ली गई है। किसने लिखा है? बाल्टियर ने लिखा है कि मिस्रवासियों, यूनानियों और रोमनों का मिथक विज्ञान और सृष्टि मीमांसा ब्राह्मणों के सिद्धांतों से उधार ली गई है। दूसरा कथन है, हॉलवेल ने लिखा है कि शतरंज, बैक गेमन, पासे का खेल, रेखा गणित हमारी अपनी बन चुकी है, हम भारतीय लोगों के ऋणी हैं। इसको हमें बताना है। तो इसका कौन सा कथन सही विकल्प है? जो विकल्प दिए गए हैं उसमें से चयन करना है। कथन 1, कथन 2, कथन 1 और 2 दोनों, और ना तो 1 और ना ही 2। इसमें इसका ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। अब इसका व्याख्यात्मक हल हम देख लेते हैं कि इस क्यों है ये ना तो पहला और ना दूसरा दोनों सही क्यों नहीं है। बाल्टियर ने भारतीयों का वर्णन करते हुए लिखा है कि अपने अंकों, बैकगेमन, पासे के खेल और शतरंज के खेल, रेखा गणित के अपने प्रथम सिद्धांतों और अपनी कथा कहानियों जो हमारी अपनी बन चुकी है के लिए हम भारतीयों के ऋणी हैं। ये किसने कहा था? बाल्टियर ने कहा था ये। और संक्षेप में मेरी यह मान्यता है कि हमारी प्रत्येक चीज़ गंगा के तट से आई है, जिसमें खगोल विद्या, ज्योतिष विद्या, आध्यात्मिक विद्या तथा तत्व मीमांसा शामिल है। उपर्युक्त कारणों से बाल्टियर ने भारत को विश्व सभ्यता का पालना कहा है। अतः कथन 2 गलत है। हॉलवेल ने लिखा है कि हिंदू ग्रंथों ने ईसाई ग्रंथों में उद्घाटित सत्य से कहीं अधिक श्रेष्ठ सत्य का उद्घाटन किया है। हॉलवेल ने यह भी लिखा है कि मिस्रवासियों, यूनानियों और रोमनों की मिथक विद्या, पौराणिक कथाएं और सृष्टि मीमांसा ब्राह्मणों के सिद्धांतों से उधार ली गई है। अतः कथन 1 भी गलत है। जॉन हॉलवेल, नैन्थेलियल, हॉलहेड और अलेक्जेंडर डी सभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े थे, परंतु इन्होंने प्राचीन संसार में भारतीय सभ्यता की श्रेष्ठता सिद्ध की है। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। कथन 2 है, अलबरूनी संस्कृत भाषा नहीं जानता था। कथन 1, कथन 2, कथन 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कथन 1, जो कथन 1 है ये एक कथन इसका सही है, ये दूसरा कथन क्या है? गलत है। अलबरूनी संस्कृत भाषा नहीं जानता था, तो ये नहीं शब्द इसमें से हटाना है, क्योंकि अलबरूनी संस्कृत भाषा जानता था। देख लेते हैं इसका। मेगस्थनीज ने अपनी इंडिका नामक पुस्तक में तत्कालीन साम्राज्यों के बारे में विस्तार पूर्वक लिखा है, लेकिन यह पुस्तक वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। मेगस्थनीज को भारतीय समाज और सामाजिक व्यवस्था की बहुत कम जानकारी थी। मेगस्थनीज को किसी भारतीय भाषा का ज्ञान नहीं था। मेगस्थनीज को किसी भारतीय भाषा का ज्ञान नहीं था। मेगस्थनीज के विपरीत अलबरूनी ने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया और भारतीय स्रोतों का सही ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की। तो अलबरूनी को संस्कृत भाषा का ज्ञान था, इसलिए कथन 2 गलत है और कथन 1 क्या है? सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 14। 1746 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक, कानूनी पुस्तक ए कोड ऑफ जेंटू लॉज, ए कोड ऑफ जेंटू लॉज पहले किस नाम से जानी जाती थी? तो ये मनुस्मृति के नाम से जानी जाती थी, जो 1776 में प्रकाशित की गई थी कानूनी पुस्तक ए कोड ऑफ जेंटू लॉज, ये मनुस्मृति के नाम से जानी जाती थी। 1765 में बंगाल विहार ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में आया, तब शासकों को हिंदुओं में उत्तराधिकार की न्याय व्यवस्था स्थापित करने में कठिनाई का अनुभव हुआ। अतः 1776 ईस्वी में सबसे प्रमाणिक मानी जाने वाली पुस्तक
मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद एक कोड ऑफ जेंटुलॉज के नाम से अंग्रेजों ने कराया था। एक कोड ऑफ जेंटुलॉज के नाम से कराया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और आगे भी आने की संभावना बनती है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना बंगाल में किस सन में हुई थी, या ऐसा पूछा जा सकता है कि बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी। ऑप्शन दिया जाएगा 4, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास। तो इस तरह से कई घुमा कर ये पूछ सकते हैं। इसका सही ऑप्शन है 1784 में। प्राचीन कानूनों और रीति रिवाजों को समझने के लिए प्रयास आरंभ हुआ जो प्राचीन कानूनों और रीति रिवाजों को समझने के लिए प्रयास आरंभ हुआ जो व्यापक रूप से 18वीं सदी तक चलता रहा। इसी के परिणाम स्वरूप 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक शोध संस्था की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? विलियम जोन्स के द्वारा। अगला प्रश्न है 1785 ईस्वी में भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किस अंग्रेज द्वारा किया गया था? विल्किंसन के द्वारा। विल्किंसन के द्वारा 1785 में, और 1789 में मैक्स मूलर के द्वारा किसका अनुवाद किया गया था? ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। अगला प्रश्न ये जो है विल्किंसन है। सर चार्ल्स विल्किंसन अंग्रेजी भाषा में भगवत गीता के पहले अनुवादक थे। 1784 ईस्वी में विल्किंसन ने विलियम जोन्स की एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करने में मदद की थी विल्किंसन ने, और राल्फ ग्रिफिथ वेदों का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले पहले यूरोपियन थे। तो भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद 1785 में विल्किंसन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। इसका सही मिलान करना है। एशियाटिक सोसाइटी बम्बई की स्थापना, लंदन एशियाटिक सोसाइटी का गठन, और उसके बाद कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी का गठन। तो इसमें सन भी दिया गया है, इससे हमको मिलान करना है। तो हम देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 का सही है। एशियाटिक सोसाइटी बम्बई की स्थापना कब हुई थी? 1804 में हुई थी। लंदन में एशियाटिक सोसाइटी का गठन 1823 में हुआ था, और कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में हुई थी। तो कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा। एशियाटिक सोसाइटी बम्बई की स्थापना 1804 में, और लंदन में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1823 में की गई थी। उपर्युक्त सभी संस्थानों की स्थापना भारत में प्राचीन ग्रंथों व विज्ञान दर्शन पर शोध के दृष्टिकोण से की गई थी। अगला जो हम प्रश्न है वो देखेंगे मैक्स मूलर के बारे में। मैक्स मूलर जो जर्मन लेखक था, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। उसने भारत के ये कई भाषाओं का ज्ञाता था मैक्स मूलर। इसने भारत के वेदों, शास्त्रों और हिंदू धर्म ग्रंथों पर बहुत गहन अध्ययन किया और इसने उसका अनुवाद किया है। तो मैक्स मूलर के संपादकत्व में विशाल प्राचीन धर्म ग्रंथों का अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट सीरीज, लिंगुआ फ्रैंका, ए कोड ऑफ जेंटुलॉज, द अनसेक्रेड बुक्स ऑफ वेस्ट इंडीज। तो इसका पहला जो ऑप्शन है सेक्रेस बुक्स ऑफ द ईस्ट सीरीज, इसका ये सही आंसर है। यह अनुवाद 1857 के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों ने महसूस किया कि जिन विदेशी लोगों पर उन्होंने शासन करना है उनके रीति रिवाजों और सामाजिक व्यवस्थाओं का उन्हें गहन ज्ञान प्राप्त करना होगा। ये कब पत्नी ने महसूस किया? 1857 की जब क्रांति, जब यहाँ की आम जनता ने उनके खिलाफ विद्रोह में जब वो खड़े हुए,
तो उन्हें अपनी गलती का पश्चाताप हुआ और उन्होंने महसूस किया कि अब हमें जिन विदेशी लोगों पर हम शासन कर रहे हैं उनके हमें रीति रिवाजों, सामाजिक व्यवस्थाओं का उन्हें गहन अध्ययन करना होगा। अतः अंग्रेजी धर्म प्रचारकों ने भी भारतीय धर्म की दुर्बलताओं को जानना आवश्यक समझा ताकि वे धर्म परिवर्तन करा सकें। ईसाइयों के द्वारा जो ईसाई धर्म है वो उस धर्म का परिवर्तन कर सकें और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत बना सकें। इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मैक्स मूलर की संपादकत्व में विशाल मात्रा में प्राचीन धर्म ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट सीरीज कुल मिलाकर 50 खंडों में प्रकाशित हुई, जिसमें प्राचीन भारतीय ग्रंथों का समाहित किया गया। तो इन सब ने हिंदी धर्म ग्रंथों को जानने के लिए, हिंदू धर्म ग्रंथों को जानने किसका मूल उद्देश्य क्या था? धर्म परिवर्तन और ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत बनाना। ये दो महत्वपूर्ण इनके उद्देश्य थे। अगला है 1904 में अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। 1904 में अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम से प्रकाशित पुस्तक में प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास तैयार किया गया। यह किस इतिहासकार द्वारा लिखी गई थी? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये कौन है? ये विंसेंट आर्थर स्मिथ थे। इनकी ये पुस्तक का नाम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। विंसेंट आर्थर स्मिथ की दृष्टि साम्राज्यवादी थी। कैसी थी? साम्राज्यवादी थी। वे इंडियन सिविल सर्विस के निष्ठावान सदस्य थे। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि भारतवासियों को ना तो राष्ट्रीय भावना का एहसास था और ना ही किसी प्रकार के सुशासन का अनुभव। ऐसे बहुत सारे निष्कर्ष विंसेंट आर्थर स्मिथ की पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में प्रकाशित है। उसने प्राचीन भारत का सुव्यवस्थित इतिहास 1904 ईस्वी में तैयार किया, जिसने राजनीतिक इतिहास की प्रधानता है। स्मिथ की पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर के आक्रमण वर्णित है। तो इसमें केवल राजनीतिक इतिहास की प्रधानता है इसकी पुस्तक में, और इसके 1/3 भाग में सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 20। इंडो एरियस नामक पुस्तक किस भारतीय इतिहासकार ने लिखी है? तो इंडो एरियस ये लिखी है राजेंद्र लाल मित्र ने। राजेंद्र लाल मित्र 1822 से 1891 की पुस्तक इंडो एरियंस प्राचीन समाज को तर्कनिष्ठ दृष्टि से देखते हुए सर्वश्रेष्ठ पुस्तक मानी जाती है। उन्होंने पुस्तिका के माध्यम से यह सिद्ध किया कि प्राचीन काल में लोग गौ मांस खाते थे। ये राजेंद्र लाल मित्र ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि पुस्तिका के माध्यम से सिद्ध किया कि प्राचीन काल में लोग गौ मांस खाते थे। इनकी पुस्तक का नाम है इंडो एरियंस। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आरजी भंडारकर के विषय में निम्न कथनों में से सही कथनों का चुनाव करें। इन्होंने सातवाहनों के दक्कन इतिहास का पुनर्निर्माण किया। ये महान समाज सुधारक थे। इन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया, बाल विवाह व जाति प्रथा का खंडन किया। तो इसके सही उपर्युक्त सभी जो हैं कथन वो सभी सही हैं। उपर्युक्त सभी विकल्प सत्य हैं। आरजी भंडारकर महाराष्ट्र क्षेत्र के प्रमुख इतिहासकारों में से एक थे, जिन्होंने सातवाहनों के दक्कन के इतिहास का पुनर्निर्माण किया, साथ ही विधवा विवाह का समर्थन किया और बाल विवाह तथा जाति प्रथा का खंडन किया। अगला है हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र का संबंध किन परिक्षेत्रों से है? सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, नियम कानून, उपर्युक्त सभी। तो पीवी कांडे संस्कृत के महान विद्वान थे। इन्होंने 5000 खंडों एवं 6000 से अधिक पृष्ठों वाली एक महान कृति हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, ये इनकी पुस्तक का नाम है हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र। किसकी? पीवी कांडे। नाम याद रखना है, पीवी कांडे। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र
इसमें इसका संबंध राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक सभी से है, जिसे विश्वकोश की संज्ञा दी जाती है। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र को काय की संज्ञा दी जाती है? विश्वकोश की संज्ञा दी जाती है। इसके अंतर्गत सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक नियमों, कानूनों और प्रथाओं का वर्णन है। ये इन्होंने 5000 खंडों में 6000 से अधिक पृष्ठों वाली एक महान कृति हिंदी हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र नाम की रचना की है। इस विश्वकोश के माध्यम से इन्होंने ईसाई धर्म प्रचारकों और साम्राज्यवादी इतिहासकारों द्वारा फैलाई धुंध को साफ किया है। तो ये कितनी अच्छी बुक है कि इन भारत की राष्ट्र हित में कितनी अच्छी बुक लिखी, हिंदी ऑफ धर्मशास्त्र। और इन्होंने जो ईसाई धर्म प्रचारक थे और साम्राज्यवादी इतिहासकारों द्वारा जो धुंध फैलाई गई थी उसको साफ करने का काम हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र ने किया है। अगला प्रश्न है, मार्क्सवादियों के अनुसार इतिहास के 5 चरण दिए गए हैं। आदिम साम्यवाद, दासता, सामंतवाद, पूंजीवाद, साम्यवाद, जिन्हें किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? पहला है कार्ल मार्क्स, एफ एंजल और कार्ल मार्क्स व एफ एंजल और मैथ्यू। तो इसका सही उत्तर है कार्ल मार्क्स ऑफ व एफ एंजल। इनके द्वारा ये जो है इतिहास के सार्वभौमिक 5 भाग में 5 चरणों से गुजरती है। मार्क्सवादी इतिहास के सार्वभौमिक नियमों और चरणों में विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि सभी समाज इतिहास के कम से कम 5 चरणों से गुजरते हैं। आदिम साम्यवाद, दासता, सामंतवाद, पूंजीवाद, साम्यवाद। ये चरण कार्ल मार्क्स और एफ एंजल ने परिभाषित किए थे, जो साम्यवाद के प्रतिपादक थे। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार किस काल को स्वर्णिम युग की संज्ञा दी गई है? तो ये कुषाण काल को दी गई है। मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार जो कुषाण काल है इसको स्वर्णिम काल की संज्ञा दी गई है मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार। एंजल का विचार भी मार्क्स की तरह है। इनके अनुसार भारतीय साहित्य में जो कुछ भी अच्छा है वह विजेताओं का योगदान है और इसलिए इस विचारधारा के अनुसार कुषाण काल भारत के इतिहास का स्वर्णिम काल है, सातवाहन अथवा गुप्त काल नहीं। गुप्त वंश के समय से 12वीं शताब्दी ईस्वी में मुसलमानों की विजय तक के काल को सामंतवाद का युग अथवा अर्थात अंधा युग कहा गया है, जिसमें हर चीज़ का पतन हो गया। मार्क्सवादियों ने भारतीय परिप्रेक्ष्य में कुषाण काल को स्वर्णिम काल की संज्ञा दी है। तो मार्क्सवादी विचारधारा ने किस काल को स्वर्णिम युग की संज्ञा दी है? कुषाण काल को। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हिंदू पॉलिटी पुस्तक जिसे क्लासिक रचना की संज्ञा दी गई है किस इतिहासकार द्वारा लिखी गई है? इसका सही उत्तर है के.पी. जायसवाल। ये जो के.पी. जायसवाल है इनके द्वारा हिंदू पॉलिटी की रचना की गई है। हिंदू पॉलिटी की रचना वर्ष 1924 में के.पी. जायसवाल द्वारा की गई। इस पुस्तक में इस भ्रांति को प्रभावशाली ढंग से धराशायी कर दिया गया कि भारतीयों के कोई राजनीतिक विचार नहीं थे। ये भ्रांति को के.पी. जायसवाल ने दूर किया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इतिहासकार किसे कहा जाता है? जो अतीत के कालक्रम का अध्ययन करता है, जो आगामी वर्षों का अध्ययन करता है, जो वर्तमान का अध्ययन करता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्वाभाविक है कि इतिहासकार वही होता है जो अतीत के कालक्रम का अध्ययन करता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। इतिहासकार वह व्यक्ति होता है जो अतीत काल के कालक्रम का अध्ययन करता है तथा उसके संबंध में आने वाली पीढ़ी को अवगत कराता है, वही तो इतिहासकार है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब ये प्रश्न जो है इसमें 26 प्रश्न ही इसमें शामिल थे। अगला टॉपिक है भारतीय इतिहास के स्रोत। ये हम देखेंगे अगले वीडियो में।
प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत क्या क्या हैं और उसे हम किस तरह से जान सकते हैं। पुस्तक का नाम जो है वो प्राचीन भारत रोमिला थापर, अध्याय का नाम भारतीय इतिहास का अध्ययन, प्राचीन भारत मक्खनलाल और प्राचीन भारत राम शरण शर्मा। इनका अध्ययन हमें करना है क्लास 6 और 11 इन क्लासों का। तो इसके बारे में हम देखेंगे अगले वीडियो में। इनके द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है, इन लेखकों का हम अध्ययन करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत जानने के लिए। नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। प्रिय साथियों, आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा मनोबल बढ़े और मैं आगे की वीडियो बना सकूं। सब्सक्राइब करने में आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमारा फ़ायदा होगा प्रिय साथियों। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।